क्या आपको लगता है कि एक ब्रॉडर वहां पे जो आंदोलनकारी थे उनकी एक बड़ी डिमांड इस रूप में सामने आ रही थी कि लोग इस मौजूदा जो शिक्षा की जो व्यवस्था है उससे बहुत संतुष्ट नहीं है? क्या आपको लगता है कि जी सरकार जी ने बिल्कुल। इस देखिए मंशा को समझ लिया है और उसके हिसाब से काम कर रही है? देखिए बिल्कुल, पहली बात तो ये जो 3 मांगे रखी थी वो अभिजीत दीपके और उनका जो एक छोटा सा ग्रुप था उन्होंने रखी थी। देखिए इस आंदोलन में भी एक कमी थी और वो शायद अगर कुछ दिन आंदोलन होता तो पूरा हो जाता, कि उन्होंने भी जो अपना एजेंडा बनाया था तो कोई व्यापक विचार विमर्श, कोई बड़ी कोई बॉडी नहीं थी, 100-150 लोगों की होती, बंबई, दिल्ली, गुजरात, नासिक, जयपुर, सब जगह, क्योंकि आंदोलन तो सब जगह हो रहे थे। तो उन्होंने सबकी जो आकांक्षाओं का या सबकी समस्याओं का कोई एकजुट उस तरह का ज्ञापन बनाया नहीं था या कोई उस तरह बना नहीं था। लेकिन जो 3 मिनिमम रखा भी, तो आप उसमें भी ये देखिए ना कि उसमें भी सरकार ने चालाकी करने की कोशिश की। सरकार की ये थी जल्दीबाजी। सरकार को दरअसल झुकी इसलिए, डर ये लग गया था कि अगर ये जल्दी नहीं खत्म हुआ तो पूरे देश में जो इसकी प्रतिक्रिया हो रही है, लोग उठ रहे हैं, तो अगर कहीं 15-20 लाख लोग आके दिल्ली में बैठ गए तो उनसे कैसे डील करेंगे, उनको कैसे हटाएंगे? क्योंकि उन्होंने इतने छात्रों पे बल प्रयोग करके देख लिया, रुके नहीं। राहुल गांधी को उन्होंने उठा के, वो गए थे पीएम आवास के बाहर बात कहने के लिए, उनको फेंकवा दिया। तो सरकार तो इसलिए भी परेशान हो गई। तो ये था कि जल्दी जल्दी, लेकिन आप देखिए कि उसमें भी चालाकी कि सोनम वांगचुक का अनशन रात में हॉस्पिटल में तोड़वा दिया गया। उस समय भी कोई लोग नहीं थे। इसके अलावा जब ये छात्र लोग, 2 छात्र नेता गए थे बात करने, जितेंद्र सिंह जी से और जेपी नड्डा से, तो उन्होंने गुड फेथ में आके, क्योंकि उन लोगों को अभी ये समझ नहीं है, शायद अनुभव नहीं है कि भाई ऐसे होता नहीं तो लिखित, जब बाकायदे लिखित उनका आश्वासन मिल जाता, लिखित समझौता होता, उसका कोई जियो नोटिफिकेशन जारी होता तो करते। तो उसके बाद में देखिए सरकार ने ढीला ढाली की, वो मुकदमे वापसी में भी अल्टा पलटी हो रही कि होंगे कि नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी, सरकार ने दूसरा स्टैंड लिया कि साहब जो लोग वायलेंस में इन्वॉल्व थे या ऐसा एक ये लिया। तो सरकार को मुझे लगता है कि आंदोलनकारी भी शायद ये नहीं समझ पाए कि लोगों की समस्याएं बड़ी हैं, केवल नीट एग्जाम नहीं है। और सरकार को भी ये समझने में शायद भूल हुई है कि ये केवल नीट परीक्षा को लेकर। अच्छा, दूसरे निदान भी फिर वही देखिए, मैं जो कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी की जो कार्यशैली आई ना, कि वो उन्होंने संवाद नहीं किया किसी से। अकेले रात में उन्होंने वीडियो जारी कर दिया और अकेले ही रात में उन्होंने एक कमेटी भी बिठा दी कि नंदन नीलकेनी की कमेटी। भाई टेक्नोक्रेट्स की आपने एक और कमेटी बना दिया, एक और एनटीए जैसी कोई एजेंसी आ जाएगी टेक्नोलॉजी बेस से, तो वो तो हल नहीं है ना। आपने एजुकेशनिस्ट को तो इन्वॉल्व ही नहीं किया कि भाई एजुकेशन में समस्या क्या है। आपने कोई मीटिंग नहीं बुलाई, आपने टीचर्स से कंसल्ट नहीं किया, आंदोलनकारियों से कंसल्ट नहीं किया। आप फिर एक पहले जो कानून बना था, फिर एक और कानून, आपने उसमें भी कोई सलाह मशविरा नहीं किया, कोई ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जैसे बनती होती, और उसको भी किसी तरह आधी अधूरी चर्चा में जो है वो आज पारित करा दिया गया। तो मेरा ये कहना है कि अभी न तो आंदोलनकारी समझ पाए कि लोग क्यों इतने जबरदस्त, लोगों में गुस्सा था देश भर में, न सरकार समझ पाई है और न मीडिया समझ पाया है। इसको समझने की मीडिया जरूरत है। पर भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा और बात कर लेते हैं हम नीट को। कि देखिए दो भागों में इसको हम इस समस्या को देख सकते हैं। एक तो नीट एक तात्कालिक कारण था जिसकी वजह से छात्रों में उबाल था, और नीट से जुड़े हुए जो समस्याएं थी उसको सरकार एड्रेस करने की कोशिश कर रही है। वो चाहे नियम बना के, चाहे ये जो नीलकेनी वाली जो कमेटी है इसको बना के, ये नीट रिलेटेड समस्या का समाधान एक अपने हिसाब से तलाशने की कोशिश कर रही है। आप ये कह रहे हैं कि इस समस्या का समाधान ये नहीं है, इसको ब्रॉडर वे में सोचना चाहिए। नहीं, लेकिन नीट में भी अगर मेरा सवाल ये है कि शिक्षा क्षेत्र से भी बहुत सारी समस्याएं लोगों के जहन में है। सिर्फ नीट परीक्षा की दिक्कत नहीं है, बहुत नहीं, सारी थोड़ा परीक्षाएं नीट पे समय भी पे एक नहीं हो सेकंड, पा रही है, और नीट पे भी एक सेकंड बात कर लेते हैं। उसकी पवित्रता पर भी सवाल है। और एजुकेशन, ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम, जो नई शिक्षा नीति के जरिए भी एजुकेशन सिस्टम जो एक सरकार ने लागू करने की कोशिश की है, शायद उसको लेकर भी बहुत सारा असंतोष है लोगों के मन में। तो क्या आपको लगता है कि सरकार को पूरे शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि इस आंदोलन के दरमियान ये भी बात आई कि बजट सरकार जो है, शिक्षा का बजट सरकार ने कम कर दिया है,
और इसकी वजह से शिक्षा जगत के से जुड़े हुए लोगों में असंतोष है, छात्रों में असंतोष है, और भी एजुकेशनिस्ट जो है, जो इंडिपेंडेंट व्यू रखते हैं, वो ये मानते हैं कि सरकार शिक्षा पर तरीके से काम नहीं कर रही है। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि सरकार को नीट वाला जो इशू है वो तो एड्रेस कर रही है, लेकिन एजुकेशन सिस्टम को लेकर अभी भी उसका ध्यान उस ओर नहीं है? और अभी एक और मैं सवाल इसमें जोड़ देता हूं कि जिस तरह से नए एजुकेशन मिनिस्टर को लेकर विपक्ष ने आपत्ति, खासतौर पे जो प्रियंका गांधी ने जो अपने पार्लियामेंट के अंदर अपनी जो बात रखी है, उसमें उनके जो बैकग्राउंड है, एक रेप विक्टिम, रेप एक्यूज को छोड़ने को लेकर जिस तरह से वो सामने आए थे, उनका वीडियो सामने आया था, तो ऐसे व्यक्ति का शिक्षा मंत्री बनाया जाना ये भी एक सवालों के कटघरे में है। तो क्या आप ये बताएंगे? तीन बिंदु हैं। देखिए, नीट पर भी गहराई से सोचने की बात है कि खाली पेपर लीक का इशू नहीं है। नीट में एक बहुत बड़ा सवाल यह है कि 22 लाख बच्चे बैठते हैं इम्तिहान में। कई देशों में एक तो कई बार में परीक्षा होती है, 2 बार हो जाती है। दूसरा ये है कि आप सीटें 1 लाख ही क्यों हैं, जबकि देश में डॉक्टरों की भारी कमी है। तो कहीं ना कहीं हमने मेडिकल एजुकेशन पे, और मेडिकल एजुकेशन कैद में है कुछ जो माफिया टाइप हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, वो नहीं चाहते कि सीटें बढ़े। तो नीट में एक ये भी मुद्दा है कि भाई जब 22 लाख 20 लाख स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं तो आप सीटें क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं। एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि भाई पूरे देश में आप ये 10-12 साल से क्यों नहीं सीटें बढ़ा रहे हैं। दूसरा सवाल ये है कि उसका भी कैसे एंट्रेंस एग्जाम हो, इसके लिए भी आपने क्या मेडिकल कॉलेजेस के जो प्रिंसिपल्स हैं, टीचर्स हैं, आपने उनसे पूछा? आपने उनसे भी नहीं पूछना गवारा समझा। सरकार एक दावा करती है कि जो पिछली सरकार चल रही थी, यानी इससे पहले जो यूपीए सरकार के दरमियान में जितनी सीटें थी मेडिकल की, उसके मुकाबले काफी बढ़ोतरी हुई है। ये ठीक है कि अभी भी ये एक बहुत बड़ा गैप है जितनी हमारी डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट हुई है भवेश जी, लेकिन उसका क्या है ना कि ये समय के हिसाब से बदलता रहता है। पिछले कुछ सालों में ये हुआ है कि इंजीनियरिंग के प्रति जो रोजगार की संभावनाएं कम हुई हैं, एमबीएस के रोजगार की संभावनाएं कम हुई हैं, तो मेडिकल में रुझान फिर से बढ़ा है। लोगों को लगता है कि भाई हम मेडिकल करके अपना नौकरी के बजाय हम अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। और सवाल यह है कि पिछली सरकारों ने नहीं बढ़ाया, तो उसका तो आप समय बदल रहा है, एस्पिरेशंस बढ़ रही हैं, और जब हम देख रहे हैं कि ये एक प्रॉब्लम है, क्राइसिस है, तो पिछली सरकार की गलतियों की वजह से ही तो ये सरकार आई है ना। तो इस सरकार को कुछ नया करना चाहिए। अगर पिछली सरकार की ही वो है तो एक ये बड़ा इशू है। दूसरा मेरा ये कहना है कि उसको हल करने के लिए आपने क्या मेडिकल कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स की कोई बैठक बुलाई? भाई ये आंदोलन इतने दिन से चल रहा था, जून में यह समस्या आइडेंटिफाई हुई थी, क्या आपने कोई बैठक बुलाई मेडिकल कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स की कि भाई इसको कैसे हल किया जाए, क्या किया जा सकता है, एग्जाम भी कैसे कंडक्ट किया जा सकता है? और एक बड़ा इशू ये भी है कि क्या आप पूरे देश का एक एग्जाम क्यों करा रहे हैं, ये भी एक बड़ा इशू। उसमें कई चीजें इन्वॉल्व है। कोई लड़का रूरल एरिया का है, मान लीजिए फतेहपुर का, उसको आप गुड़गांव भेज देते हैं, वो रात में जाता है बेचारा थका हारा, वहां एग्जाम देता है। तो बहुत सारी चीजें, मेरा कहना है कि उसके डिटेल के एक्सपर्ट आप नहीं है, सरकार के जो सचिवालय के ब्यूरोक्रेट्स नहीं है, न प्रधानमंत्री हैं। तो मेरा कहना है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, पहले तो उनसे आपको समस्या को समझना चाहिए था, वो नहीं हुआ। दूसरे, जो जनरल एजुकेशन में भी क्या हुआ है कि जो लिबरलाइजेशन के बाद इसका सूत्रधार तो कांग्रेस गवर्नमेंट में हुआ था, पीवी नरसिम्हा राव ने किया, फिर मनमोहन सिंह ने किया, लेकिन वो लोग एक स्टेज पे रुक गए थे। उनको ये था कि अब इसके आगे हम नहीं कर सकते। लेकिन मोदी सरकार ने पिछले 12 सालों में उसको बहुत तेजी से, स्पीड से दौड़ाया है, निजीकरण। अब उस निजीकरण में बहुत सारी चीजें, पढ़ाई बहुत महंगी होती चली गई हैं। आप देखिए, शिक्षा का बजट आप घटाते, चीन में 15% बजट का खर्च होता है शिक्षा पे, हमारे यहाँ 2.5% खर्च होता है, 6% की बात हो रही। अब उसी का नतीजा ये है कि देखिए आज जालोर में, अच्छा, आप बच्चों ने, इस आंदोलन का परिणाम है कि बच्चों ने सीख लिया कि भाई जैसे बच्चा पैदा होता है तो रोता है, तो ये रोना समझ लीजिए। तो बच्चों ने रोना सीख लिया है कि भाई हमको अपनी बात कहनी है। तो अभी फतेहपुर में कल देखिए कि वहाँ छोटे बच्चे थे, इंटरमीडिएट से ही कम के थे, उन्होंने कहा पंखा नहीं है और बड़ी गर्मी होती है, उमस होती है, परेशान है, तो वो सड़कों पे आ गए। जालौर का आज एक वीडियो आया है कि वहाँ टीचर नहीं है स्कूलों में, जाने कितने हजारों बल्कि स्कूल हैं जहाँ एकल टीचर है, एक टीचर है।
तो आप एक प्राइमरी स्कूल में कम से कम 7-8 टीचर होने चाहिए, तभी 5 कक्षाएं चलेंगी। तो आप टीचर्स की प्रॉब्लम है। आप प्राइवेट जो सार्वजनिक क्षेत्र की यूनिवर्सिटीज हैं वो आप खत्म करते जा रहे हैं, बजट नहीं दे रहे हैं उनको, टीचर्स की सैलरी भी नहीं दे रहे हैं। तो ये एजुकेशन सेक्टर में बहुत सारी प्रॉब्लम है, और जिसके लिए मेरा ये कहना है कि इनको शिक्षाविदों की कमेटी बनानी चाहिए थी, शिक्षाविदों की कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, और उनसे सलाह मशविरा लेना चाहिए था कि भाई क्या सुधार होना चाहिए, और शिक्षा का बजट तो तुरंत बढ़ाना चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों पे लगातार आप घटाते चले जा रहे हैं, बल्कि ये एक बीमा के जरिए आप इलाज देना चाहते हैं, और बीमा में भी प्राइवेट जो अस्पताल हैं उनका करप्शन आपको जाहिर है। तो सब कुछ ऐसा लग रहा है लोगों को कि कुछ बड़ी प्राइवेट कंपनियों के दबाव पे या उन्हीं को फायदा पहुंचाने के लिए, अब ये जो इन्होंने नंदन निलकैरी की अध्यक्षता में भी एक समिति बनाई है, तो क्या होगा कि एक और एजेंसी बन जाएगी। तो जो राहुल गांधी ने ये बात कही कि आप इन पब्लिक एग्जाम्स को आप कमर्शियल करते जा रहे हैं, तो कितना, आप ये सोचिए कि एक लड़का 18 साल का हो गया, 18 साल में नौकरी कायदे से की एज हो जाती है। आज हमारे यहाँ पर जो 20 से 24 साल के जो बच्चे हैं 50% बेरोजगार है। कायदे से बीए करके कोई लड़का ग्रेजुएशन करके सिविल सर्विस में जा सकता है, मिलिट्री में जा सकता है, कहीं भी जा। तो जो उम्र होती है वर्कफोर्स में आने की, वो वर्कफोर्स में ना होके वो स्टडी कर रहा होता है, और माँ बाप से उसको पैसा लेना पड़ता है पढ़ाई के लिए। तो मुझे लगता है कि ये शिक्षा महंगी होती चली जा रही है। आज प्राइमरी की फीस बच्चों की, आप नोएडा, दिल्ली, इन सब 25,000, 30,000, 40,000 रुपये महीना है जो जनरल स्कूल है, और लोग 10,000, 12,000, 15,000 में, आप सोचिए कि जो गार्ड की नौकरी कर रहे हैं, या जो ड्राइवर हैं, या जो सप्लाई चेन जिसको ये कहा जा रहा है कि ये आपके घरों में सामान पहुंचाते हैं, तो ये 12,000, 14,000 पाने वाले लोग कहाँ से इतनी महंगी शिक्षा देंगे, कहाँ से इतने महंगे अस्पतालों में इलाज कराएंगे। तो ये बड़ी समस्या है, और उसके समस्या की जड़ ये है कि सरकार जो स्टेक होल्डर से बात नहीं करती, उनसे करती नहीं, और वो कंट्रोल में है सर्टेन कारपोरेट हाउसेस के, जो ब्लैक मनी फंडेड पॉलिटिक्स है, तो वो कंपनियां डिक्टेट करती है। मूल समस्या यह है कि हमारी जो पॉलिसीज हैं इस समय कुछ कारपोरेट हाउसेस बना रहे हैं। पॉलिसी मेकिंग में ना तो पार्लियामेंट का रोल रह गया है, ना विधानसभा का रोल रह गया है, ना पार्टी के अंदर। क्या मोदी जी ने, इतनी बड़ी क्राइसिस आई थी, एक बार भी अपनी बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग बुला के अपने सांसदों से पूछा कि भाई क्या वजह है, सब तुम्हारे क्षेत्रों से लोग इतना आ रहे हैं, क्या होना चाहिए, क्यों इतनी परेशानी है। तो मुझे लगता है कि सरकार ने अपने जो वन वे कम्युनिकेशन से अपने जो फीडबैक के चैनल भी इन्होंने चोक कर लिए हैं, तो इन्हें पता ही नहीं कि लोगों की परेशानी क्या है। एक जो मुख्य चिंता जंतर मंतर से उभर के ये भी आई कि सरकार जिस तरह से परफॉर्म कर रही, जिस तरह से काम कर रही है, उससे शायद बहुत सारे नौजवान बहुत सहमत नहीं थे सरकार के। सिर्फ शिक्षा का मामला नहीं था, जो देश की जो बाकी समस्याएं हैं, क्योंकि अगर आप उस दरमियान के जो वीडियोस देखिए, जो लड़के अपनी बात कह रहे थे, उसमें न केवल जिस तरह का सरकार का एक जो संवाद नहीं करने का जो एक उनकी जो जिद है, या जो एक आरएसएस के दबाव में उनका एक अपना नैरेटिव चल रहा है, अपने तरीके से सरकार के एजेंडे हैं, और आपने उसमें ऐड किया कि सरकार उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है, सरकार अपनी तमाम तरह की नीतियों में। देखिए नारे लग रहे थे, खुलेआम बच्चे नारे लगा रहे थे अडानी अंबानी का मतलब को लेकर। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि देश के जो प्रमुख सवाल हैं, प्रमुख विषयों को लेकर सरकार, और खास तौर पर जो देश में एक कम्युनल नैरेटिव भी करने की कोशिश हुई है, एक डिवाइड क्रिएट करने की कोशिश हुई है, उसको लेकर भी नौजवानों का एक साफ संदेश था वहां से। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि सरकार इन सब इश्यूज को एड्रेस करेगी आने वाले समय में? ऐसा आपको लग रहा है सरकार की मंशा से, या जो पार्लियामेंट में जो कुछ भी आप देख पा रहे हैं, जिस तरीके से सरकार के मुझे तो अभी कोई बदलाव नहीं आया। और आप तो सही कह रहे हैं कि सरकार के अहंकार का एक ये भी शायद कारण है कि हमने कम्युनल पोलराइजेशन कर लिया है हिंदू मुस्लिम का। तो हमारे पास जो है एक पूरी मेजॉरिटी हमारे साथ है, अंधभक्त है, मीडिया हमारे साथ है, जुडिशरी हमारे साथ है, इलेक्शन कमीशन हमारे साथ है, ब्यूरोक्रेसी हमारे साथ है। और तो सरकार को ये लगता था कि हमको कहाँ से कोई चैलेंज नहीं है,
और इसीलिए ये हो रहा था। आप रूरल एरियाज का भी देख लीजिए, किसान कितनी बार आए, और इतनी बड़ी आबादी, आप सबको तो नौकरी नहीं दे सकते इंजीनियर डॉक्टर, तो रूरल आज खेती बिल्कुल लाभदायक नहीं रह गई है। खेती का भी एक बहुत बड़ा सवाल है, शिक्षा, स्वास्थ्य और खेती, क्योंकि खेती भी रोजगार का बड़ा सवाल है। तो ये जो कम्युनल, और आप देखिए कि ये आंदोलन के दौरान भी चुन चुन करके कुछ हिंदुत्ववादी के नाम पे कुछ गुंडों को, कुछ बदमाशों को और अंधभक्तों को वहां भेजा गया, डराने के लिए, धमकाने के लिए या गरियाने के लिए। और या उसके बाद चुनिंदा किस तरह से जुनैद के खिलाफ कार्रवाई हुई, किस तरह से कलकत्ता में जो है वो 14 में से 13 जो जिन पे गुंडा एक्ट लगाया गया मुस्लिम है। तो सरकार को लगता है कि हम हिंदू पोलराइज है हमारे साथ, हमें जरूरत क्या है कुछ करने की, हमने अफीम चटा दी। लेकिन मुझे लगता है कि इस बीच में जो एक पैरेलल डेवलपमेंट हुआ है, उससे भी सरकार की क्रेडिबिलिटी या को बहुत धक्का लगा है, वो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर के। और चढ़ावा चोरी ही नहीं केवल हुई, वहां तरह तरह के लोग बता रहे हैं कि जमीनों के खरीद फरोख्त में जो हो रहा हुई, कंस्ट्रक्शन में भी बहुत भ्रष्टाचार हुआ। तो सरकार को ये पता ही नहीं था ना कि हमारे जमीन के, हमारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है। दरअसल बहुत तेजी से सरकार को बहुत तेजी से जमीन की सारी पॉपुलैरिटी समस्या, घटी है, बहुत तेजी से पॉपुलैरिटी घटी है, विश्वास घटा है। सरकार को दरअसल जमीन की सारी समस्याएं इसलिए भी पता नहीं चलती है, लोगों का मिजाज, लोगों के अंदर में किस तरह का असंतोष है, क्या बात है, वो इसलिए भी समझ में नहीं आती क्योंकि मीडिया ने अपना रोल बहुत सीमित कर लिया है सरकार के प्रभाव में, सरकार के दबाव में।